पे दो केस स्टडीज़ देखेंगे कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होने की वजह से बेल्जियम के अंदर चीज़ें सही तरीके से चली और किस तरीके से पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुई और हज़ारों लोग मारे गए। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दो केस स्टडीज। फर्स्ट देखेंगे बेल्जियम और दूसरा देखेंगे श्रीलंका। बेल्जियम छोटा सा एक, आप बोल सकते हो यूरोप का छोटी सी कंट्री है, मतलब इतनी छोटी है कि ये हरियाणा के एरिया के बराबर है और यहाँ के जो लोग हैं वो 1 करोड़ है। हरियाणा की पॉपुलेशन से आधे लोग हैं। अब इसकी जो बॉर्डर है वो टच होती है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ में। और इसकी जो पॉपुलेशन मैंने बताया कि 1 करोड़ है, 1 CR है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। जो बेल्जियम है उसका कुछ इस तरीके से डिवीजन था 50s में, 1950s में, कि जो आप येलो कलर से जो मैप देख रहे हो इसके अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों को, उस रीजन को फ्लेमिश रीजन बोला जाता था और उसके अंदर 59% लोग थे वो डच बोलते थे, मतलब डच स्पीकिंग एरिया था वो वहाँ पे। और जो रेड कलर के जो लोग थे वो वहाँ पे वेलोनिया रीजन के लोगों को बोला जाता था, कि जो रेड कलर में दिखाया हुआ है उस रीजन को वेलोनिया रीजन बोला जा रहा है। और इसके अंदर 40% लोग ऐसे थे जो कि फ्रेंच बोलते थे। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसके अंदर ज़्यादातर लोग 80% से भी ज़्यादा, 80% और 80% से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ 20% डच बोलने वाले लोग रहते थे। तो जितने भी अमीर लोग थे ज़्यादातर वो लोग यहाँ पे कैपिटल में रहते थे और जितने भी गरीब लोग थे जो कि डच बोलते थे वो पूरे के पूरे कंट्री के चारों तरफ रहते थे। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो लैंग्विस्टिक बेस है उस पर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ और 1% लोग ऐसे भी थे जो जर्मन बोलते थे। तो हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लैंग्वेज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे डच के बीच में और फ्रेंच के बीच में। लेकिन जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो रिच थे, उनका एक इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट के अंदर, वो लोग थोड़े बड़े थे, तो वो डच बोलने वाले लोगों को दबा रहे थे। इस दबाने के कारण 1950s से 1960s में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है बेल्जियम की, उन्होंने 1970 से 1993 तक कुछ ऐसे स्टेप लिए, कंटिन्यू 4 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया गया जिससे ये सिचुएशंस कम हो। उस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किए गए, जो चेंजेस किए गए, उन चेंजेस में सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन, जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो किया गया पावर को शेयर कर दो। मतलब कि वहाँ पे पूरे का पूरा जो पावर था वो एक जगह सेंट्रलाइज था, उस पावर को बांट दो, चारों तरफ बांट दो। तो उन्होंने बोला कि जितने डच बोलने वाले और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके साथ में उन्होंने बोला कि मेंबर्स जो हैं लैंग्विस्टिक ग्रुप के वो एक साथ मिलके किसी भी लॉ को बनाएंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाला ग्रुप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता देश के लॉज को बनाने में। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका अपना एक पावर होगा। उसके अलावा जितने भी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होंगी, मतलब जैसे हमारे पंचायत होती है उस तरीके से वहाँ पे पंचायत को भी एक पावर दिया गया। तो मतलब कि पूरा का पूरा वर्टिकल वे में ऊपर से लेके नीचे तक पावर को शेयर कर दिया गया, नीचे से लेके ऊपर तक चीज़ों को बांट दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेट, सेंट्रल और कम्युनिटी 3 तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म की गई और फिर चीज़ें बहुत ईजीली चली और सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं कि क्या होता है अगर पावर शेयर नहीं किया जाता, जो कि हम केस स्टडी ऑफ श्रीलंका से देखेंगे। तो श्रीलंका एक छोटा सा ही देश है जो कि आप जानते हो इंडिया के नीचे साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु है। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है। तो इसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है और यहाँ पे 2 तरीके के लोग रहते थे। पहला जो था वो था सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं 74%। उसके बाद में 18% लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन तमिल भी 2 तरीके के स्पीकर हैं। एक वो जो कि श्रीलंका के खुद के हैं और एक वो जो इंडिया से गए हैं। एक तो नेटिव हो गया और एक इंडियन हो गया। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर और गवर्नमेंट चले गई मेजोरिटिज्म के ऊपर कि सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे, सिनालाज, तो उनके ऊपर फोकस करो, बाहर में जाए तमिल बोलने वाले। बस यहाँ से ही पंगा शुरू हो गया, यहाँ से ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका
के अंदर जितना भी मेजोरिटिज्म था, सिनालाज बोलने वाले सिनालाज जो थे उनको फेवर करने लगे गवर्नमेंट हर तरीके से। उन्होंने 1956 के अंदर बोला कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना वो भी सिनाला होगी। द गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसीज दैट फेवर द सिनालाज एप्लीकेंट्स, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सिनालाज लोगों के लिए ही होंगी, मतलब मेजॉरिटिज्म को फेवर करने लग गई। उसके बाद में जितने भी तमिल स्पीकर थे उन्होंने अपनी मांगे रखी, उन्होंने कुछ चीज़ें रखी। उन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो और हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ दो और सेपरेट कंट्री बना दो जो भी तमिल बोलते हैं उनके लिए। लोग तो गवर्नमेंट ने मानी नहीं, तो इसीलिए वहाँ के जो तमिल स्पीकर थे उन्होंने सिविल वॉर, मतलब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया और हजारों लोगों की जान गई, हजारों लोग। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि पावर शेयरिंग से क्या फ़ायदा है, किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयर करके एक बहुत ही खुशहाल पूरे का पूरा सोसाइटी क्रिएट की, और श्रीलंका ने पावर को सेंट्रलाइज करके मेजॉरिटिज्म करके किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए एक देश के अंदर। तो ये केस स्टडीज़ हैं कि किस तरीके से आप पावर को बांट के, मेजॉरिटिज्म ना करके, सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके, सबको इक्वल राइट्स देके किस तरीके से आप एक हैप्पी कंट्री बना सकते हो, और किस तरीके से आप नहीं देके एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। तो जो पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी है, तो दो रीज़न की वजह से ज़रूरी है। पहला है आपका प्रूडेंशियल रीजन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कम्युनिटी को दबाया ना जा सके, एक दूसरे से फाइट ना हो, इसलिए पावर को देनी पड़ेगी। अगर आप पावर नहीं दोगे तो जिसको पावर दे रखी है वो, जिसके पास पावर नहीं है तो वो पावर होने की वजह से लड़ेगा, और जिसके पास नहीं है वो पावर छीनने के लिए लड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए। दूसरा होता है मॉरल रीजंस की वजह से। एक ब्यूटीफुल, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि कितने तरीके की पावर शेयरिंग होती है। तो सबसे जो पहली फॉर्मेशन ऑफ द पावर शेयरिंग होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर किसी की पावर कम और ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे इक्वल पावर तीनों की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपकी जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि तीनों के पास पावर है, तीनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ये पहला फॉर्म हो गया आपका पावर शेयरिंग का। उसके अलावा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कैबिनेट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद में पंचायत वाली गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। मतलब पावर होगी तो सबसे ज़्यादा कैबिनेट के पास, लेकिन स्टेट के पास भी अपनी पावर होगी, पंचायत के पास भी अपनी पावर होगी। उसके बाद में हम देखते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको अपनी एक पावर दे दी जाती है, जैसे ST, SC, OBC, ये भी एक सोशल ग्रुप को दी हुई पावर है क्योंकि वो इक्वल फाइट कर सके, फेयर फाइट कर सके। उसके अलावा जितने भी यूनियन ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनको पावर दी जाती है, उनकी बात रखने की एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपनी बात रख सकते हो, स्टूडेंट यूनियन अपनी बात रख सकता है। This was the complete chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you. Next chapter कौन सा चाहिए आपको, उसको भी आप comment section में लिख सकते हो। धन्यवाद।